So the topic is system types यानी कि classification of systems. There are almost 20 types of systems. 20 प्रकार के systems हैं. Simple system, complex system, closed system, open system, adaptive system, non-adaptive system, stable system, dynamic system, permanent system, temporary system, deterministic system, probabilistic system, conceptual or empirical systems, natural systems, artificial systems, social systems, stationary systems, non-stationary systems, black box system. और ये जो लास्ट में दिया हुआ है ये टाइप्स ऑफ सिस्टम्स नहीं है, ये सब सिस्टम और सुपर सिस्टम अलग से आते हैं. ठीक है. सो टोटल 19 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमें समझने हैं. ईच वन ऑफ देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 6 या 7, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सिंपल सिस्टम. उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल थिंग? सिंपल चीज़ क्या होती है? जिसको समझना बहुत आसान हो. तो सिंपल सिस्टम वो होता है जिसके कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट बहुत सिंपल तरीके से करते हैं या फिर उसके कंपोनेंट्स बहुत कम होते हैं. इट हैज़ अ वेरी फ्यू कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच का इंटरेक्शन बहुत कम होता है. इट हैज़ अ सिंगल पाथ टू अ सिंगल आंसर. जैसे आप सबको पता होगा मैथमेटिक्स के अंदर जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ 2 × 3 + 8, ओके, 2 × 3 + 8 का आंसर क्या आएगा? पहले आप करेंगे 2 × 3 दैट इज 6, देन आप करेंगे 6 + 8 सो यू विल गेट द आंसर 14. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं क्या करूँ, पहले मैं प्लस करूँ, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ. आपको रूल पता है तो एक सिंपल पाथ को फॉलो करके आप स्पेसिफिक आंसर पर पहुँच जाते हैं. अगर आपको उसका सोल्यूशन जानना हो, इफ़ यू वांट टू गेट टू द सोल्यूशन देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू डू इट. उसे करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है. जैसे अ सॉलिड बॉल फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. आप समझते हैं गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं और जब वो नीचे आती है तो सीधी बात है वो नीचे सीधी आएगी, टेढ़ी मेढ़ी घूम फिर के या इधर उधर कहीं से अटक के नहीं आएगी. इट्स कंपोनेंट्स आर द बॉल, द एयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके आजू बाजू की इर्द गिर्द की पूरी हवा, वो खुद बॉल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं. क्योंकि हम सिस्टम का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके ये 3 कंपोनेंट्स आएंगे. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इट हैज मेनी कंपोनेंट्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज हाईली रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड. जो सिंपल सिस्टम होता है उसमें बहुत कम कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा कंपोनेंट्स होने की वजह से उनके बीच का इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है. जैसे हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम समझते हैं ना, करोड़रज्जु, जिसे करोड़रज्जु कहते हैं. पूरा का पूरा वातावरण यानी कि क्लाइमेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा नेटवर्क, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है. आपके नर्वस सिस्टम में कितनी सारी नर्व्स होते हैं, कितने सारे डेंड्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से मैसेज पास करते हैं. कैसे हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, इसे समझना इतना आसान नहीं है. सो ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. क्योंकि उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है. ठीक है. सो सिंपल सिस्टम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और इसके अंदर कम कंपोनेंट्स होते हैं और इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. आप कोई भी देखेंगे ना, ऊपर आपने देखा तो 2 सिस्टम्स थे. कौन कौन से? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे. जो वर्ड्स होते हैं वो भी एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं ना. एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड. जैसे दुख का ऑपोजिट होता है सुख, शांति का ऑपोजिट होता है अशांति. ऐसे ही सिंपल का ऑपोजिट क्या था? कॉम्प्लेक्स. तो क्लोज्ड का ऑपोजिट क्या है? ओपन. इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं. जनरली सभी सिस्टम्स इसी तरह से 2 डिविजन्स के फॉर्म में दिए गए हैं. सो व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम? A closed system is the one which does not interact with its environment. उस सिस्टम का एक वातावरण होता है और बाहर के वातावरण से वो सिस्टम कभी भी इंटरेक्शन नहीं करता. सीधी बात है, इंटरेक्शन नहीं करेगा तो डेटा भी एक्सचेंज नहीं करेगा. सो सच सिस्टम्स आर कॉमनली विजिबल इन आवर डे टू डे लाइफ. हमें ऐसे सिस्टम्स बहुत दिखाई देते हैं. क्लोज सिस्टम्स सस्टेन देयर ऑपरेशन ओनली एज लॉन्ग एज दे हैव एडिक्वेट रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि क्लोज सिस्टम्स के पास अपना काम करने के लिए, उनका कार्य करने के लिए पूरी की पूरी एडिक्वेट मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी इंफॉर्मेशन रहती है और उनको बाहर से वातावरण से, एनवायरनमेंट से
कोई दूसरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सभी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हैं, तो आप प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आपने इनपुट किए 2 + 3 और उसका सम आपको मिल जाता है 5। तो जब वो सम कैलकुलेट करता है उस समय आप कुछ उसमें बीच में उंगली डालते हैं या कुछ स्पेशल वैल्यू या कुछ ऐसे पास करते हैं? नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। बाहर से आपने इनपुट दिया, ऑटोमेटिकली वो एडिशन किया और उसका आउटपुट आपको मिल गया। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रोसेसेस प्री डिफाइंड इनपुट्स इन अ प्री डिटरमाइंड वे, आपने पहले से इनपुट सेट किए हुए हैं, उसको प्री डिटरमाइंड वे में वो प्रोसेस करता है। इट्स प्रोसेसिंग इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर के वातावरण का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। सो दिस इज अबाउट क्लोज्ड सिस्टम एंड द नेक्स्ट इज ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या है? जो इंटरैक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट के साथ। तो ओपन सिस्टम क्या है? जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। सो इट इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। इट कैन रिसीव अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये कोई इनपुट एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, पहले से ही इनपुट आप दे देते हैं और उसकी प्रोसेसिंग के हिसाब से वो काम करेगा। यहाँ पर क्या है? इट कैन रिसीव अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स एंड इट कैन एडजस्ट इट्स एक्टिविटीज, यानी कि अपनी प्रोसेसिंग में वो चेंजेस कर सकता है टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। जितनी उसकी लिमिट है, जितनी उसकी हद है, उतने तक वो अपने आप को सेट कर सकेगा, चेंज कर सकेगा और उसका कार्य कर सकेगा। सेवरल सिस्टम्स में शेयर द सेम एनवायरनमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट शेयर करना पड़ता है, दैट्स वाई ओपन सिस्टम्स आर यूजफुल, इसीलिए ये बहुत जरूरी पड़ते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सिस्टम्स आर ऑर्गेनिक बाय देयर नेचर, मतलब कि वो एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स ना वातावरण के साथ तुरंत रिएक्ट करते हैं। आपने देखा है एक ऐसा भी स्पेशल केमिकल आता है जो जैसे ही पानी के साथ अगर आप उसे टच कर दें तो वो तुरंत बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिकल्स। दूसरा अगर सिंपल एग्जांपल हम लें तो आपने देखा होगा ट्रीज और उसकी लीव्स अगर वो जमीन पर गिर जाए तो धीरे धीरे करके वो गलने लगती है और धरती में वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, ऑर्गेनिक है वो। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को धरती में दबा देना, प्लास्टिक वो मैन मेड मटेरियल है, तो वो 100 साल तक बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होता। सो इट इज नॉट ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ओपन सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, उनका नेचर ऑर्गेनिक होता है। तो सिंपल एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम्स जनरली अडेप्टिव होते हैं, आगे जाकर हम देखेंगे अडेप्टिव सिस्टम का भी एग्जांपल। लेकिन ओपन सिस्टम्स अडेप्टिव होते हैं, मतलब कि वातावरण के हिसाब से ढलते हैं। समझ में आती है बात? अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट अलाउज द ओपन सिस्टम्स टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। इंटरेक्शन क्यों जरूरत पड़ता है? ताकि सिस्टम के ऊपर एक कंट्रोल रहे। देखो बहुत सिंपल और बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इफ अ बिजनेस प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर हाई प्राइस्ड एंड ऑफ लो क्वालिटी, यदि कोई बिजनेस कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी कीमत ज्यादा है और उसकी क्वालिटी कम है, आप मुझे बताओ, आप वो खरीदना पसंद करेंगे? क्या आप वो खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए लेकिन प्राइस कम चाहिए। यस, सो पीपल प्रोबेबली विल नॉट कंटिन्यू टू बाय देम। लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे। सो द बिजनेसेस नीड टू कंट्रोल द प्राइस एंड इंप्रूव द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। एक एक एग्जांपल बहुत इजी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अडेप्टिव सिस्टम एंड नॉन अडेप्टिव सिस्टम, एक दूसरे के ऑपोजिट। अडेप्टिव मतलब अभी आपने देखा ओपन सिस्टम्स आर अडेप्टिव, मतलब कि ओपन सिस्टम्स क्योंकि वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, यानी कि अपने आप को चेंज करते हैं अगर चेंजेस की जरूरत है तो यहाँ पर अडेप्टिव सिस्टम के बारे में दिया गया है। अडेप्टिव सिस्टम इट इज एबल टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यदि एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो अडेप्टिव सिस्टम अपने आप को चेंज कर सकेगा। ठीक है, इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू फेवर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। वो सिस्टम लंबे समय तक चले, इसीलिए सिस्टम अपने आप को अडेप्ट करता है। जैसे आप सबने सुना हुआ है डायनासोर्स अपने आप को वातावरण के हिसाब से नहीं ढाल पाए, तो आपने देखा कि वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट समझते हो? विलुप्त हो गए, गायब हो गए, आज उनकी प्रजाति नहीं बची। तो ऐसे सिस्टम्स जो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते वो लंबे समय तक नहीं चलते। सो द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज नेसेसरी टू फेवर इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। जैसे a firm which is sensitive to changes in the customer demand and then adjusts its prices, changes its products or looks for the new markets is being adaptive. वो कंपनी, फर्म यानी कि वो कंपनी जो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से काम करती है कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है,
उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करती है, नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है और नए मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करती है, वो कंपनी को हम क्या बोलेंगे, वो कंपनी अडेप्टिव कंपनी है, यानी कि इट इज़ एन अडेप्टिव सिस्टम, क्योंकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है। और जो कंपनी अपने आप को चेंज नहीं करती वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कई एग्जाम्पल्स, काफ़ी कंपनीज बंद भी हो जाती है। नेक्स्ट इज नॉन अडेप्टिव सिस्टम। तो अडेप्टिव का ऑपोजिट क्या है, नॉन अडेप्टिव। इट इज नॉट एबल टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से जो कंपनी जो सिस्टम अपने आप को चेंज नहीं करता वो नॉन अडेप्टिव है। यहाँ पर लिखा हुआ था अडेप्टिव सिस्टम्स अपने आप को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ नॉन अडेप्टिव सिस्टम। आपको मालूम है कुछ कंट्रीज उनका अपना ही रूलिंग पावर होता है, बाहर की कंट्रीज या दूसरे देश उसमें इंटरफियर यानी कि दखल अंदाजी नहीं कर सकते। उनकी सुप्रीम पावर होती है, वहाँ का एक राजा होता है, देयर इज अ सुप्रीम पावर, उसके हाथ में पूरी की पूरी ताकत होती है। अदर कंट्रीज आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर इन देयर मैटर्स। दूसरी कंट्रीज बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ठीक है। सो अडेप्टिव सिस्टम अपने आप को चेंज करते हैं, नॉन अडेप्टिव सिस्टम्स अपने आप को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट इज स्टेबल सिस्टम, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, डायनेमिक सिस्टम। सो व्हाट इज अ स्टेबल सिस्टम? स्टेबल सिस्टम अंडरगोज वेरी लिटिल चेंज ओवर टाइम। समय जैसे जैसे बीतता है ऐसे सिस्टम्स बहुत कम चेंज होते हैं पर बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। सिंपल एग्जांपल अगर समझें, कोई भी बिल्डिंग जब डेवलप की जाती है यानी कि उसकी इंजीनियरिंग होती है, उसका प्लान तैयार होता है और बना दी जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसका पूरा, धीरे धीरे समय दर समय 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद वो पुरानी होती है। ऐसा नहीं कि आज बनाई कल पुरानी हो गई, ऐसा नहीं होता। So it goes very little change over time. A stable system is the one in which the relationships are well defined. उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर होता है, पिलर सही जगह पर रखे जाते हैं, फ्लोर अलग से मेंटेन किया जाता है, सब चीज़ें एकदम वेल डिफाइंड होती है। बिल्डिंग कभी भी ऐसे नहीं बनती है, उसका पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसका मॉडल बनाया जाता है, फिजिकल मॉडल भी और 3D मॉडल भी कंप्यूटर की मदद से, और बाद में वो पूरी तरह से खड़ी होती है। When they are disturbed by the environmental factors, they are capable of returning to the desired state. कई बार आपने देखा होगा बिल्डिंग्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, भूकंप आते हैं तो भी नहीं गिरती। मतलब कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आई, बाढ़ आई, पानी आया, तूफान आया, तो ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग गिर गई, तो वापस से ओरिजिनल स्टेट में वो आ जाती हैं। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल सर ने आपको बताया, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर एग्जाम्पल ये याद रखना है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स यूजिंग द रीऑर्डर लेवल बेस्ड फॉरकास्ट ऑफ डिमांड would immediately cause a purchase order to be made when the stock reaches the reorder level. इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन समझने की कोशिश करो, इसको ब्रेक करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यानी कि इसका एग्जांपल हमने पहले डिस्कस किया है। हर एक कंपनी स्टॉक मेंटेन करके रखती है, तो एक उनका रीऑर्डर लेवल फिक्स होता है। रीऑर्डर लेवल जैसे कि सर ने आपको एग्जाम्पल बताया था, 100 सॉप सिंथोल के आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास 1000 स्टॉक में पड़े हैं, तो वो एक रीऑर्डर लेवल फिक्स कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 200। जैसे ही स्टॉक में 1000 से धीरे धीरे कम होते होते 900, 800, 700, 500, 300, 200 पर पहुंचेगा, तो वो तुरंत क्या करेंगे, इमीडिएटली वापस से परचेज ऑर्डर फायर करेंगे। ये एक ट्रिगर कहलाता है, आपने ट्रिगर के बारे में पढ़ा होगा। ट्रिगर यानी कि एक इवेंट फायर होती है जिससे तुरंत उस प्रोडक्ट के लिए रीऑर्डर किया जाता है, परचेज ऑर्डर वापस से भेजा जाता है, ताकि स्टॉक वापस से ओरिजिनल मेंटेन हो जाए। सो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम रीऑर्डर लेवल का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है वो कंटिन्यूअसली आता रहे, उसका परचेज ऑर्डर भेजते जाए और वापस से आपका प्रोडक्ट रीऑर्डर लेवल पर रीच हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज डायनेमिक सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम का ऑपोजिट क्या है, डायनेमिक सिस्टम। तो ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का इंतजार किया जाता है, रीऑर्डर लेवल तक। ये डायनेमिक है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। जैसे इट अंडरगोज रैपिड एंड कांस्टेंट चेंज ओवर टाइम, इट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वेरी रैपिडली। बहुत जल्दी जल्दी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करता है और तभी ये लंबे समय तक चल सकता है। अगर चेंज नहीं करेगा ना तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एंड बेस्ट एग्जाम्पल, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहता, याद रहेगा ही, लेकिन अगर ये एग्जांपल आपको याद नहीं रहता तो आप बेस्ट एग्जांपल कंपेयर करो सैमसंग एंड नोकिया। नोकिया को सबने नो किया, वाई? क्योंकि वो लोगों के हिसाब से नहीं ढली। लोगों के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, बोला हम एंड्रॉयड नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे।
और एक समय ऐसा था जब सैमसंग नहीं चलता था, नोकिया का दौर चलता था, लेकिन अचानक से सैमसंग ने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट किया। आज देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन चलते हैं। लेकिन उस समय बीच में सैमसंग के फ़ोन बहुत चलते थे, अभी तो एम आ गए हैं, ये वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे नए फ़ोन्स आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अज्यूम करो इंटेल कंपनी जो प्रोसेसर डिज़ाइन करती है वो बोले कि मैं तो ड्यूअल कोर से ही काम चलाऊंगी, मैं तो ड्यूअल कोर ही बेचूंगी, मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आज अगर मार्केट में i3, i5, i7 ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स, डेका कोर प्रोसेसर्स नहीं लाए होते तो इंटेल कंपनी कब की बंद हो जाती। तो ये सिस्टम्स डायनेमिक होते हैं जो अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल देते हैं। सो क्लियर, स्टेबल सिस्टम्स, डायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट इज परमानेंट। तो आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, परमानेंट का ऑपोजिट नेक्स्ट क्या आएगा, परमानेंट का ऑपोजिट क्या आएगा, टेम्परेरी सिस्टम्स। सो परमानेंट एंड टेम्परेरी सिस्टम्स। परमानेंट सिस्टम्स मतलब वो जो रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं। अब यहाँ पर देखो रियलिटी में कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मनुष्य से लेकर, बिल्डिंग से लेकर, गार्डन से लेकर, लेक्स, वाटर, सी, पूरा का पूरा अर्थ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, कुछ भी परमानेंट नहीं है। कब कौन सी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, वी डोंट नो। लेकिन हम समय की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो लंबे समय तक टिकता है यानी कि चलता है, वो सिस्टम कौन सा है, परमानेंट सिस्टम है। पीपल मेड सिस्टम्स आर जनरली परमानेंट। जो सिस्टम्स मनुष्य बनाता है, पीपल मेड, ठीक है, वो सिस्टम जनरली परमानेंट होते हैं। तो हमने एग्जांपल क्या क्या डिस्कस किए थे, गार्डन्स, बिल्डिंग्स, वाटर रिजर्वॉयर्स। वाटर रिजर्वॉयर समझते हो, जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि तालाब, डैम्स। सो दीज आर परमानेंट सिस्टम्स। हियर परमानेंट एक्चुअली मीन्स systems have a long time span relative to the operations of the humans, यानी कि जब तक मनुष्य काम कर रहा है तब तक उस हिसाब से वो लंबे समय तक चलेंगे। नेक्स्ट इज टेम्पररी। सो परमानेंट का ऑपोजिट क्या होता है, टेम्पररी। टेम्पररी सिस्टम्स एग्जिस्ट फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए होते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन अ बिजनेस एंड फॉर रिसर्च इन साइंस। जैसे अगर कोई छोटा सा काम करना हो ना, तो थोड़े समय के लिए टेम्पररी सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे बिजनेस का बड़ा गोल होता है, पूरे के पूरे साल का गोल होता है, प्रॉफिट इतना होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कार्यों पर भी तो ध्यान देना पड़ता है। तो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बिजनेस में टेम्पररी सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, या फिर स्पेसिफिक रिसर्च वर्क करने के लिए साइंस में ऐसे सिस्टम्स को बनाया जाता है। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉलेज एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या रोज एग्जाम होती है? नो, आपके हर सेमेस्टर में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है, फिर इंटरनल एग्जाम होती है, लेकिन रेगुलरली असेसमेंट भी आपका चलता रहता है। सो दीज आर टेम्पररी सिस्टम्स, ठीक है। बट एजुकेशन इज अ परमानेंट सिस्टम। यस, एजुकेशन इज अ परमानेंट सिस्टम, लेकिन जो एग्जामिनेशन है वो आपका टेम्पररी सिस्टम है। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन यानी कि उसके बारे में आप जान सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल सकता है। डिटरमाइन का मतलब भी क्या होता है, आपने किसी चीज़ को जाना, तो आप आउटपुट को जानते हो। आपने आउटपुट को कैसे जाना, सीधी बात है, आपने इनपुट की मदद से जाना। जैसे अगर कोई प्रोग्राम आपको आंसर देता है 6, ठीक है, कोई प्रोग्राम आपने बनाया, उसका आंसर मिलता है आपको 6, और आपको ये पता है कि आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर फाइंड किया है, तो आपको इंटरनली पता होगा ना कि मैंने 1 into 6 लिखा होगा, यानी कि इनपुट में 1 और 6 दिया होगा, या तो फिर 2 into 3 दिया होगा। यस, तो आपको ये पता होता है। आउटपुट को आप इनपुट से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स अकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स इज नोन विद सर्टेनिटी। आपको एक अंदाजा होता है, आपको पता होता है कि इवेंट क्या होगी और उस हिसाब से क्या मुझे आंसर मिलेगा। तो बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसमें आप इनपुट फिक्स देते हैं और आपको फिक्स आउटपुट मिल जाता है। दूसरा एग्जांपल है अ मशीन प्रोड्यूसिंग अ कंपोनेंट। कोई भी कंपनी जो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोनेंट बनाती है या फिर प्रोडक्ट बनाती है, आपको पता होगा ना कि आपको जो आउटपुट मिला है वो ज़रूर कुछ इनपुट देने के हिसाब से मिला होगा। जैसे अगर कोई कंपनी बाइसिकल्स बनाती है तो सीधी बात है इनपुट में क्या क्या डाला होगा, व्हील्स, रिम, चेन, लॉक्स, हैंडल्स, ब्रेक्स, ये सब चीज़ें डाली होंगी। यस, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें तो डाली नहीं होंगी ना। टमेटो, पटेटोज और साइकिल बन गई, ऐसा तो नहीं होता। तो आउटपुट को आपने इनपुट से प्रिडिक्ट किया। क्लियर? तो ये है आपके डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, यानी कि आप चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, बता सकते हैं। और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर संभावना होती है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि अंदाज़ा होता है।
मतलब कि आपको आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कैसे इनपुट से आपको कैसा आउटपुट मिला। दीज आर नॉन प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स, दीज आर प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स। डिटर्मिनिस्टिक यानी कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दीज आर नॉन प्रिडिक्टेबल सिस्टम्स वेयर द आउटपुट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इनपुट। इट मीन्स occurrence of events cannot be perfectly predicted। जो जो इवेंट होने वाली है ना, उसके बारे में आप सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। यहाँ पर आप हर एक इवेंट के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी जब किसी भी चीज़ का स्टॉक मेंटेन करके रखती है, तो उसको पता होता है ना कि स्टॉक जो हमने मेंटेन किया है वो हमने डिमांड के हिसाब से मेंटेन किया है। जैसे सर ने आपको हमेशा एग्जांपल बताया है कि आप डीमार्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर सोप दिखाई देते हैं, लेकिन कभी भी कंपनी ये नहीं बता सकती, ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बता सकती कि इस महीने में सिंथोल सोप की या किसी भी प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पिछले महीने में सिंथोल की 200 की सेल हुई थी और उसके गए महीने में सिंथोल की 350 की सेल हुई थी, तो इस महीने में सिंथोल की 385 की सेल होगी। आपने कैसे प्रिडिक्ट लगाया? इसका एक अंदाजा लगाया जाता है। एवरेज डिमांड के हिसाब से एवरेज स्टॉक को प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन एवरेज हमेशा प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सो सम कंडीशंस ऑफ द सिस्टम कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबल बिहेवियर। आप उसके बिहेवियर के अनुसार कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, उस हिसाब से प्रीवियस स्टेट के अनुसार आप सिस्टम की कुछ कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर बिजनेस और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्रोबेबिलिस्टिक ही होते हैं, वहाँ पर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, इसलिए उन पर कंट्रोल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उनके ऊपर खास ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सीधी बात है, देखो जब भी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम होते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ हद तक तो कुछ डिग्री ऑफ एरर तो अटैच्ड होगी उसमें ही। मतलब जब आप कभी कहते हैं ना कि मुझे 100% विश्वास है, तो विश्वास कभी भी 100% नहीं होता, 99.9% होता है। आप 100% नहीं कह सकते, 0.1% तो एरर है ना। आपको पता होता है सामने वाला कब मुकर जाए, कब धोखा दे जाए, हो सकता है कि लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट डबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ डिग्री ऑफ एरर हमेशा अटैच्ड रहता है हमारे प्रिडिक्शन के साथ कि सिस्टम कैसा कार्य करेगा। नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। आप देखेंगे हर एक सिस्टम एक दूसरे का ऑपोजिट है। डिटर्मिनिस्टिक का ऑपोजिट क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक। उससे पहले क्या देखे हमने? परमानेंट। उसका ऑपोजिट क्या है? टेम्पररी। उससे पहले हमने क्या देखा? स्टेबल। उसका ऑपोजिट क्या है? डायनामिक। उससे पहले एडेप्टिव। उसका ऑपोजिट नॉन एडेप्टिव। उसके पहले क्लोज्ड। उसका ऑपोजिट ओपन। उसके पहले सिंपल। उसका ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स। सो जो भी हम सिस्टम्स देख रहे हैं वो सभी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो द नेक्स्ट सिस्टम इज नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। बहुत आसान है। नेचुरल सिस्टम्स वो हैं जो ऑटोमेटिकली बनते हैं, दे आर प्लेंटी इन नेचर। प्लेंटी यानी कि बहुत होते हैं। आप अपनी छत पर चढ़ जाओ, बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाओ, नज़र घुमाओ, इतने पेड़, इतने तालाब, पहाड़, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरे के पूरे सूरज, चांद, सितारे, पूरी की पूरी गैलेक्सी, ये सब ऑटोमेटिकली बनता है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। द एंटायर इकोलॉजी ऑफ लाइफ इज अ नेचुरल सिस्टम। देखो पेड़ कैसे ऑटोमेटिकली उगता है, ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। आप अगर लगाते भी हैं तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो जाता है। तो पूरी की पूरी इकोलॉजी उसके अंदर आती है। सोलर सिस्टम यानी कि ब्रह्मांड और पूरा का पूरा वाटर सिस्टम, पूरी की पूरी दुनिया का, इन सभी को नेचुरल सिस्टम्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल का ऑपोजिट। आर्टिफिशियल सिस्टम्स कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग, गार्डन, एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क का मतलब क्या होता है? मेला। मेले लगते हैं ना, एक होता है मेला, एक होता है अकेला। मनुष्य को मेला तो बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, लेकिन अकेले रहना पसंद नहीं है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, आवे तो मेला, कोई नहीं हो संग में तो भले ही अकेला। दोनों में खुश रहना आना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य मेले में तो बहुत खुश होता है, लेकिन अकेले में बहुत दुखी हो जाता है। तो अम्यूजमेंट पार्क्स जो हैं वो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। देयर एग्जिस्टेंस मे बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड या फिर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि बिल्डिंग और गार्डन्स होते हैं ना, ये थोड़े से लंबे समय के लिए होते हैं, मतलब 40, 50, 60, 80 साल के लिए। लेकिन अम्यूजमेंट पार्क, कोई कोई मेले आप देखेंगे तो साल में एक बार या 2 बार लगते हैं। लेकिन कोई कोई अम्यूजमेंट पार्क जैसे कि वाटर पार्क्स होते हैं,
आप देखेंगे जो पूना का अम्यूजमेंट पार्क है इमेजिका, इट इज़ अ परमानेंट सिस्टम, यानी कि लंबे समय के लिए है, ठीक है। स्टेशनरी सिस्टम्स, देखो जब ये वर्ड हम देखते हैं ना स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का मीनिंग होता है जो रुका हुआ है, और नॉन स्टेशनरी का मतलब है जो नहीं रुका हुआ, जो चल रहा है। फॉर एग्जांपल पत्थर, पेड़, पहाड़, टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें चलती नहीं है, रुकी हुई है। नॉन स्टेशनरी मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, दीज आर नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स। हाँ, तो यहाँ पर जो हम स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, ये जो सर ने आपको एग्जांपल्स दिए, स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि जैसे कि पत्थर, पहाड़, ये वो, ये सब स्टेशनरी है, और नॉन स्टेशनरी यानी कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। तो हम यहाँ पर इनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस की यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस जो खुद सिस्टम्स होती हैं किस तरह से काम करती हैं। यहाँ पर हम स्टेशनरी सिस्टम्स को आईटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस लंबे समय तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, यानी कि उनके कार्य करने के तरीके बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। अगर यदि चेंज होते भी हैं तो वो रिपीटेटिव साइकिल में चेंज होते हैं। याद करो सर ने आपको एग्जांपल बताया था, कोई भी ऑटोमेटिक फैक्ट्री जो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, याद करो पार्ले जी, पार्ले जी कंपनी पिछले 50 से 55 सालों से सेम बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है। उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, किसी भी चीज़ में ज़्यादातर चेंज नहीं आया है, तो उनका कार्य करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम है। तो वो आपका स्टेशनरी सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सुपरमार्केट स्टोर ऑपरेशंस, किसी भी सुपरमार्केट में जाओ, डी मार्ट में जाओ, बिग बाजार में जाओ, उनके भी कार्य करने के तरीके सेम होते हैं। रेयरली कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद वो अपने कार्य करने के तरीके को चेंज करते हैं। तीसरा बेस्ट एग्जांपल, हाई स्कूल, किसी भी स्कूल में जाओ, 8th 9th 10th 11th 12th, जिसको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कहते हैं, उनका पढ़ाने का, पढ़ने का, सब चीज़ों का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। दे डोंट चेंज, दे चेंज वेरी रेयरली। अगर चेंज होते भी हैं तो रिपीटेटिव साइकिल में काफ़ी समय के बाद चेंज होते हैं। तो ये स्टेशनरी सिस्टम है, यानी कि इनके ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते। और ये आपके नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स हैं, नॉन स्टेशनरी यानी कि जिनके ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। द प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस ऑफ नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, रेगुलरली इनको चेंज होना ही पड़ता है, चेंज होना ही पड़ता है। होते भी हैं लेकिन ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है। जैसे एन एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप सोचो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाना चाहती है, पुराने ज़माने में जैसे रेडियो चलते थे उसी पर बुलवाती रहे, और बैनर्स, होर्डिंग्स या फिर टेलीविज़न या फिर इंटरनेट पर पब्लिसिटी ना करे, प्रोडक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। दूसरा है कॉन्टिनेंटल डिफेंस सिस्टम। पुराने ज़माने के तोप से अगर लड़ाई की जाए तो कंट्री हार जाए, उनको नई नई मिसाइल्स लानी पड़ती है, हाई स्पीड मिसाइल्स जिनको कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ता है, तो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, कोई भी लैब जहाँ पर रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट की जाती है, वो भी नॉन स्टेशनरी सिस्टम्स हैं, यानी कि वहाँ पर भी कंटिन्यूसली चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल सिस्टम्स। कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल, अब इसका ऑपोजिट नहीं होता, ध्यान रखना। ऊपर जितने भी 16 सिस्टम्स देखे, हर एक का ऑपोजिट था। ओपन का क्लोज था, सिंपल का कॉम्प्लेक्स था, नेचुरल का आर्टिफिशियल था, अडेप्टिव का नॉन अडेप्टिव था। कंसेप्चुअल का या फिर एम्पिरिकल का नॉन कंसेप्चुअल या नॉन एम्पिरिकल नहीं होता है। नेक्स्ट सोशल का नॉन सोशल नहीं होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। और एक ये ब्लैक बॉक्स सिस्टम है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले है ये कंसेप्चुअल यानी कि एम्पिरिकल सिस्टम्स। कंसेप्चुअल यानी कि जो किसी कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया है। पता है कंसेप्ट होते हैं यानी कि किसी की सोच होती है और वो सोच के अनुसार कोई ना कोई चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बैठे बैठे अचानक से ख्याल आता है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो बिजनेस स्टार्टअप का कोई मैप या फिर बिजनेस स्टार्टअप का कोई प्लान एक प्रकार का कंसेप्चुअल सिस्टम स्टार्टिंग में कहलाया जाता है। बाद में उसकी नींव रखी जाती है, फिर उसके ऊपर काम किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में उसमें बहुत सारे एजम्पशंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ना दुकान होती है, ना सामान होता है, ना सेल होती है, ना परचेज होती है, लेकिन बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। कितना पैसा है, कहाँ से आएगा, क्या किया जाएगा, ये वो। सो ऑल दीज आर कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल सिस्टम्स। सो अ कंसेप्चुअल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ
नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें दिखती हैं उनको बोलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें नहीं दिखती वो नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आइडिया या फिर कंसेप्ट। किसी का आइडिया, कोई कंसेप्ट देता है, कोई बात सामने रखता है, इसे हम कंसेप्चुअल सिस्टम कहते हैं। सो दे आर कंसर्न्ड विद थियोरिकल स्ट्रक्चर्स, थियोरिकल मैप तैयार किए जाते हैं, मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कोई एजम्पशन होता है विच मे और मे नॉट हैव एनी काउंटर पार्ट इन द वर्ल्ड, विच मे और मे नॉट हैव एनी काउंटर पार्ट इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ऐसा सेम टू सेम कोई रियल एग्जाम्पल हो, ये सिर्फ एक एजम्पशन होता है। दे मे ऑल्सो अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्लान्स, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस एंड अदर्स। मनुष्य पहले प्लान रखता है, प्लान तैयार करता है, फिर कुछ अकाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करेगा, कितना फाइनेंस है, कितना इन्वेस्टमेंट है, और फिर फाइनली अपना बिजनेस का मॉडल तैयार करता है। सो बिजनेस डिसीजन मैप, बिजनेस के ऊपर जब भी कोई डिसीजन लेना हो, एक मैप तैयार करना हो, या फिर आपने जो ER मॉडल देखा है ना, डेटाबेस का ER मॉडल, हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, टेबल में हमारा हजारों डेटा होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इनसाइड द डेटाबेस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने मेरे लैपटॉप में 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो क्या इसका मतलब 1000 स्टूडेंट्स मेरे सामने खड़े हैं? इसका मतलब ये होता है? नो, इट इज जस्ट अ मॉडल, इट इज जस्ट अ कंसेप्ट, हमने उसमें डेटा रखा हुआ है। नेक्स्ट इज सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यानी कि जहां पर मनुष्यों का हाथ होता है, जहां पर मनुष्य की इंपॉर्टेंस होती है, मतलब कि जहां पर उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो हम किसी भी सिस्टम को सोशल सिस्टम्स के बिना अज्यूम नहीं कर सकते। It is difficult to think of a system composed of people who do not utilize it. देखो पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री, पूरी की पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितनी भी ऑटोमेटिक हो जाए, अज्यूम करो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि आपने देखी हो तो वहाँ पर रोबोटिक हैंड्स होते हैं, आपने देखा है? रोबोटिक हैंड्स होते हैं, पूरे के पूरे ग्लास को उठाकर वहाँ पर फिट करते हैं, कार पूरी ऑटोमेटिकली बनती है, पर फिर भी वहाँ पर मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो रहती है। तो सोशल सिस्टम्स वहाँ पर भी होते हैं। तो द सिस्टम्स मेड अप ऑफ पीपल आर प्योरली सोशल। जहाँ पर मशीन्स वगैरह कुछ नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही होते हैं, ठीक है, वो प्योरली सोशल होते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर सिस्टम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेसेस। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस में लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ पर लोग बहुत काम करते हैं, जैसे कि NGO, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, सोशल क्लब्स होते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सभी सोशल सिस्टम्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉक्स सिस्टम। व्हाट इज अ ब्लैक बॉक्स सिस्टम? डायग्राम देखकर आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। इनपुट में से बाद में क्या किया जाता है? डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। पर क्या आपको प्रोसेस दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। मतलब जब आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, लेकिन प्रोसेस क्या हो रही है वो नहीं पता। ये पता है कि प्रोसेस हो रही है, लेकिन प्रोसेस किस तरह से हो रही है, क्या हो रही है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम प्रोसेस पर इतना जनरली ध्यान देते भी नहीं है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ब्लैक बॉक्स सिस्टम। मतलब कि सिस्टम की प्रोसेस यूजर से छुपी हुई है, या फिर सिस्टम की प्रोसेस के बारे में यूजर जानना नहीं चाहता। सो इन एनी सिस्टम द इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द आउटपुट बाय द प्रोसेस। आप सभी ये जानते हैं, किसी भी सिस्टम में इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि हमें आउटपुट मिले प्रोसेस के द्वारा। वी से दैट द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट टू अस when we are able to understand the system। हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि जब हम सिस्टम की प्रोसेस को समझ सकते हैं तो सिस्टम हमारे सामने ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके कोड को समझा जा सकता है, जिसका एक्सप्लेनेशन ईजी होता है, तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम समझना बहुत आसान है। लेकिन अगर यूजर को प्रोसेस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन विजिबल ना हो, साथ ही साथ अंडरस्टैंडेबल भी ना हो, यानी कि वो उसे समझ ना सके, तो हम क्या कहते हैं? सिस्टम की प्रोसेस ब्लैक बॉक्स है, यानी कि द प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू द यूजर। यहाँ पर हम नॉर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम की प्रोसेस के बारे में यूजर को पता होता है। यहाँ पर हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें यूजर को सिस्टम की प्रोसेसेस के बारे में नहीं पता होता, या फिर वो नहीं जानना चाहता क्योंकि वो मुश्किल है। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाया जाए मैटलैब की मदद से, अब आपने ये नाम ही शायद पहली बार सुना होगा। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत हाई कैलकुलेशंस, बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जिसमें सिमुलेशन भी किया जाता है। अगर कोई प्रोग्राम बनाया जाए मैटलैब की मदद से, या कोई भी ऐसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर पैकेज की मदद से जिसमें 1000 लाइंस ऑफ कोड हो, तो आपको क्या वो समझ में आएगा? एक लेमैन को, एक नॉर्मल पर्सन को वो समझ में नहीं आएगा।
तो वो सिस्टम आपके लिए क्या है, ब्लैक बॉक्स सिस्टम। और लास्ट में एक अलग से डेफिनेशन दी हुई है, सब सिस्टम्स एंड सुपर सिस्टम्स, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम्स नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में नहीं आते हैं, लेकिन इसका कोई अलग से कैटेगराइजेशन नहीं था, तो हमने यहाँ पर सिंपली सब सिस्टम और सुपर सिस्टम लिख दिया है। सब यानी कि जो नीचे आता है और सुपर यानी कि जो ऊपर आता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी हायरार्की बनाते हैं, आप सभी ने हायरार्चिकल इनहेरिटेंस देखा होगा, जो ऊपर की क्लास होती है ना उसको बोलते हैं सुपर क्लास, जावा में आपने सुना होगा, जो नीचे की क्लास होती है उसको बोलते हैं सब क्लास। सब सिस्टम्स यानी कि जो नीचे की तरफ आते हैं हायरार्की में, और सुपर सिस्टम्स यानी कि जो हायरार्की में ऊपर की तरफ आते हैं। सो ईच सिस्टम इज नेस्टेड इन अ लार्जर सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है जो बड़ा सिस्टम होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स नेस्टेड होते हैं, नेस्टेड यानी कि उसके हिस्से होते हैं, जिनको सब सिस्टम भी कहा जाता है। द सिस्टम इन द हायरार्की दैट आर एट द टॉप एंड वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग और कंट्रोलिंग। जो चीज़ें ऊपर होती है उनको स्टडी या फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है, उनको समझना आसान होता है, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है सुपर सिस्टम। तो जो बिजनेस फर्म होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका बिजनेस होता है, उसको सुपर सिस्टम ही अज्यूम किया जाता है। स्मॉलर सिस्टम्स विद इन द सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम्स। जो छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं उनको बोला जाता है स्मॉलर सिस्टम्स। जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेल्स, क्वालिटी कंट्रोल, कोई भी एग्जांपल ले लो, इनको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर सब सिस्टम्स या फिर सब सिस्टम्स। क्लियर एवरीवन? तो ये है आपके 19 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, 19 नॉट 20, ये अलग से दो डेफिनेशन है। तो टोटल 19 है, एटलीस्ट 13-14 तो याद रखना ही, ठीक है ना। और इनमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आप लोगों को नोट डाउन अगर करने हो। देखो, जिनकी डेफिनेशन अलग से पूछी जाती है, ओपन या क्लोज में से कोई एक, एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव में से कोई एक, डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक में से कोई एक, फिर कंसेप्चुअल या फिर एम्पिरिकल सिस्टम्स और ब्लैक बॉक्स सिस्टम।